Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So in today's session we are going to discuss about one of the most important topic that is transport protein. देखिए जो सेल बायोलॉजी का यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो जितने भी सब पार्ट्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिपिड्स के बारे में हो, चाहे वो प्रोटीन्स के बारे में हो, चाहे वो कोई सी टाइप की प्रोटीन हो, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो, पेरिफेरल प्रोटीन हो, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो, ठीक है। इन सब के बारे में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम एक और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में, जिसमें हम कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल्स के बारे कैरियर्स एंड चैनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट तक, या आप कह सकते हो साइटोप्लाज्मिक डोमेन से एक्सोप्लाज्मिक डोमेन्स तक लाने का काम कर रही होंगी ये प्रोटीन्स, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में बी कैरियर और चैनल प्रोटीन्स। आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है, सेल वॉल कैसी थी, फ्रीली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल है तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ही, कुछ सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेंगी एंटर करने के लिए, कुछ को एग्जिट करने के लिए अलाउ करेंगी। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में बी कैरियर और चैनल प्रोटीन्स। में बी कैरियर हो सकते हैं या फिर ये कैसे हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, कैरियर हो सकते हैं या फिर ये चैनल्स हो सकते हैं। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं। कैरियर प्रोटीन्स में भी यूनिपोर्टर्स या फिर कोपोर्टर्स होते हैं। अगर सिंगल सब्सटेंस यूनिपोर्ट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिपोर्ट्स क्या होते हैं, यूनिपोर्ट्स सिस्टम्स दैट ट्रांसपोर्ट ओनली वन सॉल्यूट। अगर एक ही सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, ये प्रोटीन्स है, क्या है ये, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। दे मे बी अ कैरियर और दे मे बी अ चैनल प्रोटीन्स। तो कैरियर, अगर ये प्रोटीन्स जो है एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, दैट इट इज नोन एज अ यूनिपोर्ट। अगर एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट। और ये को ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों सब्सटेंसेस का ट्रैवल हो रहा है, दोनों सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो इसको सिम्पोर्ट बोलेंगे, सेम डायरेक्शन। और एंटीपोर्ट का मतलब एक जो है एग्जिट हो रही है, एक की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, देन इट इज एंटीपोर्ट। सो यूनिपोर्ट सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ओनली वन सॉल्यूट। को ट्रांसपोर्ट ऑफ टू सॉल्यूट्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे को ट्रांसपोर्ट मतलब एक ही टाइम पे दो सॉल्यूट अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज अ को ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्ट किसको कह रहे हैं, द को ट्रांसपोर्टेड, जो वो को ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स हैं, अगर वो दोनों सॉल्यूट्स सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, देन दिस इज टर्म्ड एज अ सिम्पोर्ट। और अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीपोर्ट बोल देते हैं। सो यूनिपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करेंगी, जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो हमेशा, देखिए अभी आगे भी पढ़ाऊंगी, दो टाइप की ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा टुवर्ड्स द डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही हमेशा हमेशा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो चैनल्स होती हैं, चैनल्स प्रोटीन्स होती हैं, दे आर ऑलवेज पैसिव। कैरियर्स प्रोटीन्स एक्टिव भी हो सकती हैं, पैसिव भी हो सकती हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो कैरियर, आपको अभी याद रखना है कि जो चैनल्स प्रोटीन्स होती हैं वो हमेशा पैसिव नेचर की होंगी, मतलब हमेशा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ट्रांसपोर्ट करेंगी फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा, जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं दे मे बी एक्टिव या फिर पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव प्रोटीन्स जो होती हैं दे ट्रांसपोर्ट molecules from a region of low concentration to the region of high concentration. So they require ATP, so they require energy for transport. While passive transport में क्या होता है, हमेशा molecule का transport from higher concentration to the region of lower concentration होता है passive transport में। तो जो carrier mediated जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सब एक्टिव भी हो सकती हैं, पैसिव भी हो सकती है। दे कैन बी एक्टिव और दे कैन बी अ पैसिव। हम एग्जाम्पल्स आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चैनल्स वाली प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स होती है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज पैसिव। कैसी होंगी, हमेशा पैसिव हो सकती है, एक्सक्लूसिवली पैसिव होंगी। एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल प्रोटीन्स अकर्स एट मच फास्टर रेट, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी, मच फास्टर रेट देन द मीडिएटेड बाय द कैरियर प्रोटीन्स। जितनी चैनल्स मीडिएटेड प्रोटीन्स होती है, पहली बात तो भाई इनको, ये जो चैनल्स प्रोटीन है ये जो है, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर फ्री ऑफ एनर्जी, they don't need energy because they have to transport the molecules towards the concentration gradient from a region of higher concentration to the region of lower concentration. So it's quite easy as compared to the transport from lower concentration to the higher concentration. So carrier mediated हमेशा एक्टिव भी हो सकती हैं या पैसिव भी हो सकती है, लेकिन चैनल वाली, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कैसी हो सकती हैं, दे विल ऑलवेज
कैसी होंगी, पैसिव प्रोसेस होगी, पैसिव होगी। तो देखते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो भाई अलाउ कर देगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको इजीली कहेगा भाई तुम जाओ आराम से, हमें तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर, द इंटरनल मेकअप ऑफ द सेल इज प्रिजर्व द प्लाज्मा। और जरूरी भी है भाई, हर चीज को आने जाने के लिए परमिट नहीं किया जा सकता, तो ये जरूरी भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो सेल को प्रिजर्व किया हुआ है, सेल के इंटरनल मेकअप को क्या है, प्रिजर्व किया हुआ है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट्स अ बैरियर दैट प्रिवेंट्स इट, एक्ट एज अ बैरियर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट्स अ बैरियर दैट प्रिवेंट्स द साइटोप्लाज्म एंड द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम फ्रीली एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एज अ बैरियर वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, एज अ बैरियर वर्क कर रहा है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर सकता कि तुम आओ या फिर एग्जिट हो या एंट्री हो। सो इट एक्ट एज अ बैरियर, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर है, जो कि जरूरी है इंटीग्रिटी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल का, उसको मेंटेन करने के लिए। सो ऑक्सीजन हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल, जितने भी स्मॉल और नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दे कैन इजीली डिफ्यूज अक्रॉस द सिंथेटिक लिपिड बायलेयर्स बिकॉज दे डिसॉल्व इजीली इन देम। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो लिपिड बायलेयर में इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नॉन पोलर को इंटरैक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा और दे कैन इजीली डिफ्यूज, ठीक है। बट व्हाट अबाउट अदर, जो पोलर है उनका क्या होगा। सो वाटर एंड यूरिया आर एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल uncharged polar molecules that permeate through a synthetic lipid bilayer. Synthetic lipid bilayers on the other hand are extremely impermeable to impermeable होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, impermeable to charged molecules। भाई जितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो तो इजीली मूव कर जाएंगे, स्मॉल है और चार्ज है, स्मॉल और अनचार्ज है सॉरी, वो भी मूव कर जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द चार्ज मॉलिक्यूल, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगा आई विल नॉट अलाउ यू, इम्परमिएबल है, वो इम्परमिएबल हो जाता है, ठीक है। सो इनके लिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सो देखिए कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन CO2 N2 ये तो इजीली पास कर गए, नॉन पोलर है, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर जाएंगे लिपिड के साथ डिफ्यूज करके, मतलब डिफ्यूज हो जाएंगे लिपिड बायलेयर में। स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जितने भी आयंस हो गए, जो आयंस वगैरह होते हैं, इनका क्या होगा, जो आयंस है या फिर आप कह सकते हो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं हो सकते। तो इनके लिए ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। दे कैन बी अ कैरियर और दे कैन बी अ चैनल। तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग सॉल्यूट्स लाइक आयन, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स। तो आयंस के लिए, शुगर्स के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ग्लिसरॉल के ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं, कैरियर मीडिएटेड हो सकती हैं या चैनल मीडिएटेड हो सकती हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो टाइप का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, दो टाइप का हो सकता है, इट कैन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट और इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ा आपने, इसके बारे में डिटेल में अभी देख रहे हैं, हम देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, जितने भी चैनल वाले प्रोटीन्स हैं, चैनल मेडिएटेड, ये जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बताई जा रही है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स चैनल ही हैं और कैरियर्स हैं। तो चैनल मीडिएटेड जितनी प्रोटीन्स होंगी, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो एक्सक्लूसिवली पैसिव ही होती हैं, पैसिव नेचर शो करेंगी। लेकिन जो कैरियर है, कैरियर मीडिएटेड, दे कैन बी एक्टिव और दे कैन बी पैसिव, दे कैन बी एक्टिव और दे कैन बी पैसिव। तो ट्रांसपोर्ट जो क्रॉस हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। सो डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। देखिए जो पैसिव प्रोसेस है, जो पैसिव है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिफ्यूजन कितने टाइप का हो सकता है, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन विदाउट एनी नीड ऑफ प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन, या प्रोटीन्स की जरूरत हो गई तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए पहला इसमें लिया है डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है जहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में देखिए किसी प्रोटीन की जरूरत होगी, भाई किसी प्रोटीन, पैसिव पैसिव की बात कर रहे हैं तो कैरियर मीडिएटेड भी हो सकता है, चैनल मीडिएटेड भी हो सकता है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन जो है वो एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, ठीक है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी जरूरत हो रही है, किसी प्रोटीन की जरूरत होगी, प्रोटीन की जरूरत होगी, लेकिन हायर टू लोअर ही जाना है। तो इन ये दोनों कैसी, ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, इन दोनों को एनर्जी की जरूरत नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर टू लोअर, हायर से लोअर जा रहे हैं, डाउन हिल टुवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। बस डिफरेंस इतना है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नीड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, इसको एक प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, वाई सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी टाइप की प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट जो है वाटर का हो रहा हो तो हम उसको ऑस्मोसिस कह देते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर सॉल्वेंट टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मैम, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। अभी हम ऑस्मोसिस भी डिस्कस करेंगे। सो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भाई देखिए एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, यही मेन डिफरेंस है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अप हिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अप हिल ट्रांसपोर्ट against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration, lower से higher, जो चीज ऑलरेडी कम है उसी से हायर की तरफ मूव होना, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस नीड्स सम एनर्जी दैट इज नोन एज एटीपी, एनर्जी चाहिए इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो नीड ऑफ एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, हमें पता है चैनल वाला तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, कैरियर ही करेगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा कैरियर ही तो आएगा, क्योंकि कैरियर कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। ओके, तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इन दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मॉलिक्यूल्स as the biochemicals move from a region of higher concentration to the region of lower concentration, डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए ये कैसा है, इसको किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं है। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration, ठीक है, इसको बोलेंगे। ये तीन टाइप का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तीनों में डिफरेंस हमने देख लिया। सिंपल फैसिलिटेटेड में किसी टाइप की प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हायर टू लोअर मतलब वाटर के कंसंट्रेशन की बात हो रही है। Diffusion देखें, it is a transportation process that involves the passive movement of a substance from cell to cell or from a plant, one part of plant to the another plant of part. Diffusion is a very important process. Diffusion, osmosis, facilitated diffusion, transportation in plants का में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रहे हैं डिफ्यूजन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। जो मेन कंसेप्ट ये है कि हायर से लोअर की तरफ मूव होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हायर टू लोअर की तरफ होगा, ठीक है। जहाँ पे वाटर ज्यादा, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रूट्स की हेयर्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वहां से सॉइल वाटर को क्या कर देता है, इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट्स आउटकम डज नॉट इंटेल एनर्जी एक्सपेंडिचर, को एटीपी की जरूरत नहीं होती। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, पैसिव प्रोसेस है, हेयर मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम मैनर में मूव करते हैं। स्लो प्रोसेस, रैंडम मैनर का मतलब है कि जहाँ हायर है वहां से लोअर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। हियर द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दिस कम्स अंडर द पैसिव, ठीक है। फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेट करना किसी को, भाई किसी को फैसिलिटेट करना है तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो फैसिलिटेट करती है इस डिफ्यूजन को, बट विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे भी हायर से लोअर की तरफ ही मूव होता है, बस but with the help of a transport protein. It is the passive movement of a molecules along the concentration gradient and it is a selective process. By selective process इसलिए है क्योंकि इसको transport proteins की जरूरत है, तो proteins तो selectively होंगी, specific होंगी, particular substance के लिए particular proteins होंगी, इसलिए ये कैसी है, selective process है। लेकिन जो diffusion है उसमें किसी भी type की transport proteins की जरूरत नहीं हो रही, तो वो random process है। Selective process, that is the membrane allows only selective molecules and ions to pass through it. This process is mediated by specific transport proteins, carriers and channels. Carriers and channels के थ्रू ये हो सकता है facilitated diffusion, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, चैनल्स मीडिएटेड प्रोटीन्स वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगी, लेकिन जो कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिवली भी हो सकती हैं और पैसिव भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे कैरियर्स एंड चैनल्स दोनों लिखा है। कैरियर प्रोटीन्स मीडिएटेड एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियर प्रोटीन्स मीडिएटेड का एग्जाम्पल है ग्लूट ट्रांसपोर्ट। ग्लूट ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, इन सब के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, ठीक है। 14 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूट के, ह्यूमंस में 14 आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूट जो है, ग्लूट कैरियर प्रोटीन जो है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है, जो ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और सुक्रोज के, मतलब बेसिकली शुगर के ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प कर रहा है। 14 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, आर प्रेजेंट। तो ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 1 इराइथ्रोसाइट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूट 1 हो गया, कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूट 2 जो है वो ब्रेन में, ठीक है। इस तरह बहुत सारे होते हैं, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ठीक है। ग्लूट 4, ग्लूट 5 जो होगा फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूट 5 जो होता है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्लूट प्रेजेंट होते हैं। 14 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूट के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड, तो ये ग्लूट ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड तो है, लेकिन किसका एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। चैनल प्रोटीन मीडिएटेड का एग्जाम्पल एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स जो होते हैं, एक्वापोरिन्स वो वाटर के मूवमेंट के लिए, वाटर हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इनके मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। वाटर, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स इनके मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वाटर, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड्स, तो इसमें भी बहुत सारे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड का ग्लूट ट्रांसपोर्ट हो गया, 14 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूट के, और चैनल प्रोटीन मीडिएटेड में एक्वापोरिन्स हो गए, एक्वापोरिन्स जो वाटर के मूवमेंट के लिए, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स इन सब की मूवमेंट में क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अलग अलग इसमें भी एक्वापोरिन्स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक्वापोरिन 1, 2, 3, ठीक है। सो 3, 7 एक्वापोरिन 3, 7, 9 जो होता है वो वाटर और ग्लिसरॉल के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस देख लेते हैं क्या है। ऑस्मोसिस मतलब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल जिस साइड ज्यादा है। अब देखिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होगा तभी तो ये डाइल्यूट है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कोई चीज कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किधर 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 ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस साइड होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगी, या फिर हायर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या फिर हायर वाटर मॉलिक्यूल्स टू द लोअर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है इसमें। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट्स मतलब वाटर हाई कंसंट्रेशन टू द सॉल्वेंट्स लोअर कंसंट्रेशन। द कंप्लीट प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी एक कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस में 3 हमने पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया एंड ऑस्मोसिस। तीनों कैसे हैं, पैसिव प्रोसेस है क्योंकि तीनों को एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनर्जी। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये था आपका पैसिव प्रोसेस। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। कौन कौन से हैं,
देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल होगा, कोई मूवमेंट नहीं होता वाटर मॉलिक्यूल्स का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? Isotonic solution is one that has the same concentration of solutes both inside and outside the cell. सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों ही साइड में, सेल जो सेल है उसके बाहर सराउंडिंग्स में और सेल के अंदर दोनों में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगा। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर सेल के बाहर ज्यादा है तो दैट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है इसको हम कह रहे हैं कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूट का कम है तो सॉल्वेंट मतलब क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। तो वाटर का हमेशा क्या होगा? मूवमेंट होगा फ्रॉम सेल। वाटर हमेशा मूव करेगी, सेल से बाहर आएगी, बाहर आएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन इस सेल में ज्यादा है, सेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो वाटर हमेशा क्या करेगा? मूव करेगा। इसलिए जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हम लैब वगैरह में स्टडी करते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखा गया है, सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर रखा गया है प्लांट सेल को, तो सेल क्या करेगी? एक्सॉस्मोसिस करती है। एक्सॉस्मोसिस का मतलब पानी जो है वो बाहर आ जाता है, जो सॉल्वेंट है वो बाहर आएगा, सेल से बाहर आएगा, क्योंकि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है तो बाहर आएगा, एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। और ये सेल क्या हो जाती है? ये सेल श्रिंक कर जाती है, ये सेल श्रिंक कर जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हो गई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि सेल के अंदर सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्यूट जो है वो कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड, सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है वो, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल की इनसाइड वाला। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर इस पूरे सेल को, जो सेल श्रिंक हुई है, इसको फिर से उठा के आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो अब ये जो श्रिंक सेल है, ये सेल कैसी हो चुकी है? श्रिंक हो चुकी है। तो अब श्रिंक हो गई है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे रहे हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट है वो अब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया? सॉरी, सॉल्यूट कम हो गया। सॉल्यूट क्या है? कम है, और सॉल्वेंट यहाँ पे पानी जो है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और प्लांट सेल्स में जो सेल श्रिंक कर चुकी थी, प्लाज्मोलिसिस, जिस सेल में प्लाज्मोलिसिस हुई है वो तो श्रिंक कर गई है, श्रिंक हो गई है। लेकिन अब अगर इसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो अब क्या हो जाएगी? एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, तो जिसकी वजह से सेल क्या करेगी? स्वेल कर जाएगी, और प्लाज्मोलिसिस का उल्टा हो जाएगा, दैट इज डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। तो दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो नेट मूवमेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट बाहर सेल की उतना ही सॉल्यूट अंदर, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल, सेल मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द सेल वॉल, ठीक है। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो बाहर है वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो वाटर से सेल, वाटर जो है वो सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो वाटर पार्टिकल्स मूव आउट ऑफ द सेल्स, या आप इसको कह सकते हैं एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। एक्स ऑस्मोसिस मतलब सेल के बाहर अगर वाटर मूव हो रहा है तो एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस। और यहाँ पे क्या होगी? एंड ऑस्मोसिस, एंट्री ऑफ मूव इनटू द सेल। वाटर कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर मूव करेगा। यहाँ प्लाज्मोलिसिस होगी, यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी, यहाँ स्वेल कर जाएगी और ये डीप्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस समझ में आ गया होगा। व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपोटोनिक में जब रख रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स इनसाइड द सेल्स, जब पानी अंदर की तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट अंदर सेल की तरफ जा रहा है, इसको एंडोस्मोसिस कहेंगे, और बाहर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सऑस्मोसिस बोलेंगे। ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? प्लाज्मोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल्स एंड इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द सेल्स। अभी डिस्कस किया हमने प्लाज्मोलाइट सेल्स के बारे में, श्रिंक हो जाती है पूरी की पूरी सेल। Plasmolysis is an example of the results of osmosis and rarely occurs in the nature. Osmosis की वजह से ये होता है। The word plasmolysis was generally derived from a Latin and Greek word plasma. Plasma, the mold, and lysis means loosening. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मा हो गया। ठीक है, ये प्लाज्मा मतलब हो गया प्लाज्मा जो सेल साइटोप्लाज्म है, और लाइसिस मतलब होता है टूटना, लूजनिंग होना। तो शेल क्या हो जाएगी, शेल विल श्रिंक। सेल क्या हो रही है, श्रिंक कर रही है। सेल क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। और एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस की वजह से, किसके वजह से, एक्सोस्मोसिस के वजह से। कब करेगी ये, कब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और प्लाज्मोलिसिस का जस्ट अपोजिट क्या होगा, डीप्लाज्मोलिसिस। स्टेजेस देख लेते हैं। प्लाज्मोलिसिस में 3 स्टेजेस होते हैं, इंसिपिएंट, एविडेंट और फाइनल प्लाज्मोलिसिस। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोलिसिस ड्यूरिंग विच वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द सेल। इनिशियली जब स्टार्ट होता है और वाटर बाहर आने लगता है, एक्सॉस्मोसिस होने लगती है और सेल श्रिंक करने लगती है धीरे धीरे, उसको क्या कहते हैं, वो इंसिपिएंट है, स्टार्टिंग है, इनिशियल है। एविडेंट जब पूरी तरीके से प्लाज्मोलिसिस दिख रही है, एविडेंट मतलब इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोलिसिस ड्यूरिंग व्हिच द सेल वॉल हैज रीच्ड इट्स लिमिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड साइटोप्लाज्म गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म जब डिटैच हो जाता है सेल वॉल से, पूरा का पूरा पानी सेल वॉल से निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब जो फाइनल स्टेज आती है, फाइनल प्लाज्मोलिसिस, इट इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोलिसिस ड्यूरिंग व्हिच द साइटोप्लाज्म विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द सेल वॉल एंड रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एकदम श्रिंक कर जाता है सेल वॉल से, एकदम श्रिंक मतलब एकदम डिटैच्ड हो जाता है। तो ये प्लाज्मोलिसिस हो जाती है, सेल वॉल एकदम क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस स्टार्टिंग हो गई, एविडेंट हो गया, और फाइनल में पूरी की पूरी तरीके से जो सेल है वो क्या हो गई, ये श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेजेस देखिए, ये नॉर्मल सेल हो गई। नॉर्मल सेल के बाद इसमें देखिए सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक टाइम पे एकदम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, साइटोप्लाज्म एकदम सेंटर में आ जाता है, सेल एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। So the process of plasmolysis can be easily explained in the laboratory by placing a living cell in a strong salt solution. अभी बताया strong salt solution का मतलब है कि सेल को, प्लांट सेल को आप किस में रख दो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख देंगे तो वहां पे हम प्लाज्मोलिसिस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द प्लांट सेल्स आर प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर फ्रॉम द सेल सैप मूव्स आउट। वाटर क्या होगा, सेल सैप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, इस वजह से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलेगा। The water travels through the cell membrane into the neighboring medium. Finally, the protoplasm separates from the cell and assumes a spherical shape. हमने भी देखा प्लाज्मोलिसिस की 3 स्टेप, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, एविडेंट और फाइनल प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सेल वॉल क्या हो, पूरी का पूरा साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, सेंटर में आ जाता है, सेल वॉल से डिटैच हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जब प्लाज्मोलिसिस नहीं हुई, ये सेल एकदम बढ़िया, पहले तो टर्जिड सेल कहलाती है कि सेल एकदम टर्जिड है, और जब वही एकदम श्रिंक हो जाती है, फ्लैसिड कह देते हैं उसको। ठीक है, फ्लैसिड हो गई है सेल, सूख गई है सेल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो श्रिंकेज ऑफ वेजिटेबल्स इन हाइपोटोनिक कंडीशंस। ठीक है, blood cells shrink कर जाती है when they are placed in the hypertonic condition during extreme coastal flooding. Ocean water deposits cells onto the land. स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, उसको वीडीसाइड्स कहते हैं, वीड्स कहते हैं सॉरी, और उसको किल करने के लिए वीडीसाइड्स केमिकल्स यूज किया जाता है। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स किल्स वीड्स इन लॉन्स, ऑर्किड्स एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। दिस इज ड्यू टू द नेचुरल फिनोमेना। प्लाज्मोलिसिस की वजह से ही जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये जब स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स, तो इनकी वजह से ही क्या होती है, जो वीडीसाइड्स होती है हाइपरटोनिक नेचर की होती है, तो इनकी वजह से क्या होगा, का पूरा क्या सेल जो होता है, जो होती है वो श्रिंक कर जाती है इनकी प्लांट सेल की। तो इस प्लाज्मोलिसिस is the main phenomena which is responsible for it. When more amount of salt is added as the
प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड लाइक जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। अचार वगैरह में देखते हैं ना नमक डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ताकि द सेल्स लूज वाटर ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड बिकम लेस कंड्यूसिव टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके, इस वजह से क्या किया जाता है, उसमें सॉल्ट ऐड करा जाता है, उसको हाइपोटोनिक नेचर प्रोवाइड किया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड इज द स्टेट ऑफ सेल वेयर द कंटेंट्स ऑफ द सेल हैव श्रंकन, श्रंक कर गई है पूरी की पूरी, जो सेल साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो श्रंक कर गया है, श्रिंक कर गया है, बीच में आ गया है, ठीक है, सेल वॉल से एकदम क्या हो गया, वो डिटैच हो गया। सेल वॉल कह रहे हैं क्योंकि ये प्लांट सेल में देखने को मिलता है। डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलाइज्ड इज द स्टेट ऑफ अ सेल वेयर द कंटेंट्स ऑफ द सेल हैव रिवाइव्ड, रिवाइव्ड हो चुके हैं, नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, सेल स्वेल कर गई है। इट अकर्स ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, it occurs due to the endosmosis of water. This condition occurs when the cell is transferred from isotonic solution to hypertonic solution, और ये कब होगा? आइसोटोनिक से जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, मतलब हाइपोटोनिक से या आइसोटोनिक से आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब भी डीप्लाज्मोलिसिस मिलेगी। अगर कोई प्लाज्मोलाइज सेल है उसको फिर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तब भी वो क्या हो जाएगी? डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस से। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। इट इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, वाटर के सॉल्वेंट की बात कर रहे थे ऑस्मोसिस में, दोनों ही पैसिव प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम लिक्विड मीडियम की बात करते हैं। इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। रिक्वायर्स द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट डजंट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्लो प्रोसेस है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस हो गया। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट, ये जो है ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरफ से किस तरफ मूवमेंट होना है, ठीक है। रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, इसमें क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट हो या चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। तो ये हो गया दो पैसिव प्रोसेस के एग्जाम्पल। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हो सकती हैं वो कैरियर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कैरियर मीडिएटेड हो सकते हैं या फिर चैनल मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड या फिर चैनल मीडिएटेड। ट्रांसपोर्ट दो टाइप का पॉसिबल है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी, ए से याद रखिएगा, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डाउन हिल का मतलब हो गया टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं अप हिल का मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, हाई से लो, हाई से लो की तरफ होगा। पैसिव में कैरियर भी हो सकते हैं, चैनल भी हो सकते हैं। एक्टिव वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कैरियर होंगे। कैरियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, एक्टिव मीडिएटेड भी हो सकते हैं और पैसिव मीडिएटेड भी हो सकते हैं, और चैनल सिर्फ कैसे होंगे, पैसिव होंगे, ठीक। पैसिव जो है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये कैरियर मीडिएटेड भी हो सकते हैं और चैनल मीडिएटेड भी, जिसमें हमने ग्लूट के बारे में पढ़ा, GLUT, ग्लूट, ग्लूट 14 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्लूट के। चैनल में हमने एक्वापोरिन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात हो रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस मेन हैं, टोनिसिटी के बेसिस पे सॉल्यूशंस मेन है, कौन कौन से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें देखा टाइप्स ऑफ एक्सऑस्मोसिस और एंडऑस्मोसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सिक्वेंसेस है प्लाज्मोलाइज्ड
प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। डी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइज सेल, डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलिसिस की 3 इंसिपिएंट स्टेज, इंसिपिएंट, फाइनल और इंसिपिएंट स्टेज, और यहाँ सेकेंड स्टेज होती है और फाइनल स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज, एविडेंट स्टेज, एविडेंट स्टेज जो होती है दैट इज द सेकेंड स्टेज, एविडेंट, और फाइनल स्टेज। तो ये आज हमने ये सब पढ़ा डिटेल में, ठीक है। सो एक्टिव पैसिव प्रोसेस के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पढ़ लिए, चैनल मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड हो सकती हैं। कैरियर वाली एक्टिव पैसिव दोनों हो सकती है। चैनल विल बी ऑलवेज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में अंतर क्या है? इसमें प्रोटीन की जरूरत है, इसमें किसी भी टाइप के प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस। तो हमने ये सब आज डिस्कस किया, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।